गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर ऑल फाइन। कल की वीडियो पे सबसे पहले तो एक बिग थैंक यू आप लोगों को। कल की वीडियो पर आप लोगों ने मुझे जो है वो इतना सपोर्ट किया, इतना ज़्यादा प्यार दिया उस वीडियो पर, तो उसके लिए तहे दिल से सभी का जो है वो शुक्रिया। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हाई रेटेड केमिस्ट्री। तो आज हम अपने वीडियो लेक्चर में कुछ अलग टॉपिक लेकर आए हैं, थोड़ा हटके है वो, लेकिन है आपके सिलेबस से रिलेटेड है, जिसका नाम है परासरण और प्रसारण दाब, यानी कि ओस्मोसिस और ओस्मोटिक प्रेशर। तो ये क्या होता है, परासरण क्या होता है, परासरण दाब क्या होता है, परासरण झिल्ली क्या होती है, आज हम उसी के बारे में जो है वो बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू, 750 जो सब्सक्राइबर हैं वो एक महीने में हम अपने कंप्लीट करने वाले हैं। मेरे सब्सक्राइबर जो है वो 740 हैं अभी, ठीक है। तो 740 जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, आई होप कि 10-20 तो आज बढ़ ही जाएंगे। डे बाय डे 10-20 रोज आ जाते हैं सब्सक्राइबर। तो आप सभी का सपोर्ट से, आप सभी के सहयोग से जल्दी ही मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाएगा। और जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर होंगे उसके बाद हम सीधा यूट्यूब पर लाइव आकर आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि उससे पहले थोड़ी सी टर्म और कंडीशन होती है। जो टर्म कंडीशन ये है कि यूट्यूब की पॉलिसी है, 1000 सब्सक्राइबर से पहले हम लाइव स्ट्रीमिंग कर ही नहीं सकते, चाहे वो गेमिंग की बात करो या आप स्टडी की बात करो। जब 1000, ये मिनिमम क्राइटेरिया है यूट्यूब पॉलिसी का कि मिनिमम 1K सब्सक्राइबर आपके होने चाहिए, यानी 1000 सब्सक्राइबर पे जो है वो इतना सब्सक्राइबर होना चाहिए, देन आप जो है वो यूट्यूब पर लाइव आकर पढ़ा सकते हैं। तो चलिए आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पर, और आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं हाई रेटेड केमिस्ट्री पर, तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जितने भी आपने अभी तक मेरे चैनल के वीडियो देखे हैं, आपको कैसे लगे हैं मुझे साझा करिए कमेंट बॉक्स में। आपको कितने % समझ में आया, उनमें से या नहीं आया, तो वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो फटाफट चलते हैं मेरे टॉपिक की ओर। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा परासरण और प्रसारण दाब। हम इनके बारे में आज जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। चलिए मैं टॉपिक लिख देता हूं आपका, बहुत ही प्यारा टॉपिक है परासरण, ओब्लिक करके लिख देता हूं मैं। ये एक परासरण होता है, एक परासरण दाब होता है, ठीक है। ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, परासरण दाब, ठीक है। देखिए बच्चे, आज हम इन दो चीजों पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, अब हम बात करते हैं अपने परासरण और प्रसारण दाब की। तो बेसिकली आपने देखा होगा कई बार जो है हमारे एनवायरनमेंट में ऐसा होता है कि हमारे जो पशु हैं वो किसी इन्फेक्शन से या कैसे भी करके उनकी डेथ हो जाती है, और महीने 2 महीने में या 10-15 दिन में क्या होता है कि जो डेड बॉडी होती है वो स्वेल हो जाती है, यानी कि इनके स्वेलअप आ जाती है, स्वेलिंग वो फूल जाती है, ठीक है। या आपने मैं बात करूँ रोजमर्रा में डेली एग्जाम्पल की, तो कई बार आपने देखा होगा कि हमारे घर में जो मुनक्के होते हैं, यानी किशमिश जिसको बोलते हैं, जिसको हम यूज करते हैं, तो कई बार हम ऐसा करते हैं, जैसे उसको पानी में हमने डिजोल्व करके रख दिया 2-4 घंटे के लिए, कुछ 1 घंटे के लिए, या बात करूँ मैं पूरी रात के लिए। तो जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो हम क्या देखते हैं, जो हमारी जो किशमिश है, तो किशमिश क्या होती है, वो स्वेलअप हो जाती है, यानी स्वेलिंग आ जाती है, वो फूल जाती है। तो ऐसा होता क्यों है, किस कारण होता है, इसी कारण के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि कारण क्या है कि ऐसा होता है। तो चलिए देखिए, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं। अगर आप एक किशमिश का उदाहरण सबसे बढ़िया है हमारे पास में। किशमिश को जब हम पानी में भिगोते हैं और सुबह को ऑब्जर्व करते हैं तो क्या दिखता है हमें, रात में जो हमने सपोज ये मेरे पास एक किशमिश है, ठीक है, और ये मेरे पास एक पेट्री डिश है, चाइना डिश ले लीजिए, कोई वाच ग्लास आप ले लीजिए, ये छोटा सा कोई ऐसा बर्तन टाइप है, इसके अंदर ये जो मैं 2-4 किशमिश है, ठीक है, ये मैं डाल देता हूँ। यानी ये जो किशमिश है, मैंने क्या किया, यहाँ से किशमिश उठाई और क्या किया, इसमें डाल दी कंटेनर के अंदर, 2 या 3, ठीक है। कंटेनर थोड़ा बड़ा जो है वो बड़ा बना लेते हैं हम, ठीक है। ये मैंने डाल दी, अब इसमें मैंने पानी भी भर दिया इतना सारा, ठीक है। तो जो ये 2 या 3 किशमिश मैंने पानी में डाल दी, सुबह तक इनका साइज क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा बहुत ज्यादा। यहाँ तक पानी है तो सुबह तक जो है वो छोटी जो किशमिश है वो बड़ी हो जाएगी। तो इसका रीजन क्या है, ऐसा हुआ क्यों है ये? देखिए इसका एक बहुत बेसिक रीजन है। इसका जो रीजन होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली। और प्रकृति में मैं आपको बता दूं, जितने भी जीव जंतु इस पृथ्वी पर है सबके अंदर क्या होती है, ध्यान रखना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेमी परमेबल
मेम्ब्रेन। देखिए ये होती क्या है बेसिकली, इसको बोलते हैं हम अर्धपारगम्य झिल्ली। ये हर एक सेल के अंदर पाई जाती है। प्रकृति में जितने भी जीव जंतु है वो सबके अंदर क्या होते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब इसका कार्य क्या होता है ये सुन लीजिए। इसको हम हिंदी में बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या बोलते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली। इसको अच्छे से समझना टॉपिक को, अर्धपारगम्य झिल्ली। झिल्ली अपनी मेम्ब्रेन है, ठीक है, और अर्धपारगम्य मतलब सेमी परमेबल, ठीक है। देखिए ये बेसिकली होता क्या है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए होता है, इसको हम सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। देखिए हमारे शरीर में आपने सुना होगा प्लाज्मा झिल्ली, तो सुना होगा आपने, तो वो क्या काम करते हैं। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल, ठीक है, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल, ठीक है। सपोज दैट मेरे पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और मैं ये बोल रहा हूं आपको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल, अलाउ एंड एंट्री। ध्यान दीजिएगा, यहां मैं लिखता हूं, सॉरी, यहां मैं लिखता हूं अलाउ, यहां मैं लिखता हूं एग्जिट, और ये है बीच में मेरी पीएम, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है। ये जो बीच वाली है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये काम क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल, सो इट इज कॉल्ड नोन एज सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। इसको हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। देखिए इसका जो दूसरा नाम है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। तो जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो डेफिनेशन इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट। ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ एंड एंट्री, सॉरी अलाउ या एंट्री आप कह दीजिए, अलाउ कर रही है किसी चीज को अपने से होकर, मतलब मेरे पास अगर कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या नेचर में कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो क्या करती है, वो अलाउ करती है किसी भी मटेरियल को अंदर या बाहर आने जाने के लिए, यानी एक गेट का काम करती है, एक रक्षक द्वार का वो काम करती है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो लिख लीजिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल, सो इट इज कॉल्ड नोन एज सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। और ये प्रकृति में हर एक जीव जंतु के अंदर पाई जाती है। दूसरी चीज, जो हिंदी मीडियम से बच्चे हैं वो देखिए अर्धपारगम्य झिल्ली होता क्या है, ठीक है। इसकी पहले डेफिनेशन लिखेंगे आप लोग, परिभाषा बिल्कुल यही होने वाली है। इसको आप लिख सकते हैं बाहर की तरफ, सॉरी देखिए इधर से एग्जिट हो रही है, इधर से अलाउ हो रही है, तो हिंदी में आप लिख सकते हैं बाहर या अंदर, ठीक है। तो बेसिक इतना ज्यादा वीडियो में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए अभी आप कि प्रकृति में आपने देखा होगा जो किशमिश वगैरह है वो कैसे फूल जाती है, उसका कुछ एक कारण है उसके पीछे भी। तो उन्हीं कारण के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो कुछ उदाहरण आपने देखे होंगे, जैसे हमारे पास करेला होता है, ठीक है। तो जैसे करेला बहुत स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो उसकी कड़वाहट, जो उसका कड़वाहटपन है, यानी जो उसकी कड़वाहट नेचर को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, उस करेले को नमक के पानी में डिजोल्व कर देते हैं कुछ एक घंटे के लिए या एक नाइट के लिए या 2 दिन के लिए। आंवला हमारे पास होता है ऐसे ही। तो क्या होता है, जो हमारे करेले के अंदर का जो कड़वाहटपन है वो बाहर चला जाता है, और बाहर से जो विलायत के कण है वो अंदर आ जाते हैं। करेला स्वेल तो होगा ही, लेकिन अंदर की जो प्रॉपर्टी है वो भी कहीं ना कहीं उसकी चेंज हो जाएगी, यानी करेले का जो कड़वापन है वो भी एक तरीके से दूर हो जाएगा। तो ये सब किसके कारण होता है, ये सब परासरण उसके कारण होता है अर्धपारगम्य झिल्ली के। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए अर्धपारगम्य झिल्ली की, उसके बाद हम परासरण पर आएंगे। तो लिख लीजिए आप, मैं आपके साथ में लिख देता हूँ। देखा होगा आपने एक कुछ पदार्थ, कुछ उसमें देखा होगा आपने कारणों में, देखिए कुछ उदाहरणों में जल जो है पदार्थ के अंदर की ओर तथा कुछ में जल बाहर की ओर निकलता है। जैसे किशमिश में तो अंदर की तरफ चला गया, ठीक है। वहीं अगर आप एक अंडे को, अंडे के जो ऊपर का कैल्शियम कार्बोनेट का वो होता है जो ऊपर का पापड़, उसको आप उतार दीजिए और एक अंडे को नमक के पानी में आप रख दीजिए, तो क्या अंडा फूलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अंडा जो है एक दिन के बाद या एक रात के बाद श्रिंक हो जाएगा। यानी सपोज करिए ये मेरे पास एक एग है, ठीक है। ये तो शेप भी मेरे से अच्छी नहीं बनी भाई, सॉरी। देखिए ये ओवल शेप है अंडा, ये मेरे पास अंडा है सपोज। अब इस अंडे को मैं यहाँ इस पानी में रख देता हूँ एक रात के लिए, ठीक है। और इसके ऊपर का जो छिलका है हम उसको उतार देते हैं, ठीक है। तो और ये पानी जो है मेरे पास वो कैसा है सॉल्यूशन? नमक का, NaCl का सॉल्यूशन है, नमक का। जैसे ही हम इस अंडे को पूरी रात के लिए इस पानी में डालेंगे तो सुबह तक हम देखेंगे, जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, अंडा क्या होगा? सिकुड़ जाएगा, यानी छोटा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। इसका कारण क्या है?
देखिए बच्चे, इसका कारण है कि अंडे के अंदर का जो मटेरियल था वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर चला गया। ठीक है, ये सब डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, सांद्रता के ऊपर, कि अंडे के अंदर कितनी सांद्रता है और बाहर के विलायक की कितनी सांद्रता है। तो पहले हमारा अंडा मोटा था, बाद में वो पतला हो गया। मीडियम क्या था? नमक का पानी। नमक के पानी ने क्या कर दिया? जो अंडे के अंदर की सांद्रता थी उसको भी बाहर खींच लिया। ठीक है, तो अंडा जो है वो सिकुड़ गया। लेकिन इसी कंडीशन में अगर हम किशमिश को पानी में रखते हैं तो क्या होता है? क्योंकि पानी किशमिश के अंदर चला जाता है, तो ये भी एक सांद्रता का फर्क हुआ। अंदर सांद्रता का हमें बाहर से अंदर चला गया मटेरियल, इसलिए वो फूल गया। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे परासरण, और परासरण धाप के नीचे पहला पॉइंट आता है हमारे पास में अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, तो पहले सभी बच्चे हेडिंग डाल लीजिए अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, ये आज हेडिंग है आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली। आज इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं, इसको बड़े अच्छे से समझेंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं है, वीडियो लंबा हो या छोटा से फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस चीज से पड़ता है आपको समझ आना चाहिए, दैट इज पॉइंट। चलिए, अर्धपारगम्य झिल्ली की परिभाषा लिखिए। आप लिखिए कुछ उदाहरणों में जल पदार्थ के अंदर की ओर, इसमें मैं आपके सामने लिख देता हूं। ठीक है, शॉर्ट में बात करेंगे। कुछ उदाहरणों में जल पदार्थ या मैटर कह लीजिए के अंदर तथा कुछ उदाहरणों में जल पदार्थ के बाहर, ये चीज एंट्री एंड एग्जिट वही वाली बात आ गई। ठीक है, कुछ उदाहरणों में जल पदार्थ के अंदर तथा कुछ उदाहरणों में जल पदार्थ के बाहर निकल जाता है। अब यहां से बात स्टार्ट होगी हमारी। ठीक है, यह सब एक प्रकार की झिल्ली के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे यह सब एक प्रकार की झिल्ली के द्वारा होता है। यह सब एक प्रकार की झिल्ली के द्वारा संभव होता है। ठीक है, एक प्रकार की झिल्ली के द्वारा संभव होता है, जिसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। इसी को बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसे अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। इसका अच्छे से नोट्स बनाइए आप पहले तो। इसी को हम क्या बोलते हैं? देखिए, कुछ उदाहरणों में जल पदार्थ के अंदर, इसमें आप लिख सकते हैं उदाहरण मुनक्का या किशमिश, तथा कुछ उदाहरणों में पदार्थ जल के बाहर, इसमें लिख सकते हैं नमक के पानी में अंडा। ठीक है, यह निकल जाता है। यह सब एक प्रकार की झिल्ली के द्वारा संभव होता है, जिसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है, अब इसको आप लिखना चाहें, परासरण का इंग्लिश में नाम लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए। परासरण को बोलते हैं हम अपना ओस्मोसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं? परासरण को हम बोलते हैं ओस्मोसिस। मैं इनके ऊपर ही लिख देता हूं, यहाँ पे नीचे लिख देता हूं ओस्मोसिस। ठीक है, और ये होता है हमारा ओस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है ये? ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक ये होता है अपना ओस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, दो चीजें आपके सामने है। दूसरा अर्धपारगम्य झिल्ली, इसको भी मैं इंग्लिश में लिख देता हूं यहाँ पे सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये होती है हमारी सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। इसको आप पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। ठीक है, अब आगे हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि ये करती क्या है। ठीक है, इसका इतना आपने लिख लिया, मैं इसको टप कर रहा हूं यहां से। ठीक है, अब इसका कार्य देखना क्या है। ये तो एज इट इज मैं ऐसे लिखा छोड़ देता हूं, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, क्योंकि हम इसी की बात कर रहे हैं, इसी की बात आज होने वाली है। तो चलिए, जो आपने डेफिनेशन लिखी उसी के नीचे से जो है आपको नोट डाउन करना है यहीं से।
उसी के ठीक नीचे से, ठीक है। देखिए होता क्या है बेसिकली, हमारे पास अर्धपारगम्य झिल्ली जो है वो अपने अंदर से केवल विलायक, ठीक है ध्यान दीजिएगा, अर्धपारगम्य झिल्ली जो है वो अपने अंदर से केवल जो विलायक है उसी के कणों को होकर गुजरने देती है। विलायक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जल, ठीक है। अर्धपारगम्य झिल्ली या हम ऐसे कह सकते हैं अपने अंदर से केवल विलायक के अणुओं को ही गुजरकर होने देती है, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली के अंदर से केवल विलायक के कण ही गुजर के जा सकते हैं, नॉट विलेय के। या मतलब इंग्लिश की बात करो तो मैं जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसके अंदर से हमारे जो है वो सोलवेंट के ही जो पार्टिकल है वो निकल के जा सकते हैं, ठीक है, उसको भेद करके बाहर पार जा सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें आप लिख लीजिए, अच्छा पॉइंट है, इसको नोट करने वाला पॉइंट है, लिखिए अर्धपारगम्य झिल्ली अपने में से केवल विलायक या जल के अणुओं को ही गुजरने देती हैं, विलेय के कणों को नहीं। तो इसमें आप चाहे लिख लीजिए, चलिए मैं लिख देता हूं, अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली अपने अंदर से, ठीक है, अपने अंदर से केवल विलायक के अणुओं को ही, ठीक है, केवल विलायक के यानी कि सोलवेंट अणुओं को ही गुजरने देती है। क्या करने देती है? गुजरने देती है, ना कि विलेय के कणों को, ना कि विलेय के कणों को। अब एक बात तो ये हो गई, ठीक है, यानी कि इसमें क्या जाएंगे, विलायक विलायक के कण जाएंगे, देखिए। और क्या होगा, प्रकृति में जितने भी प्रत्येक वनस्पति या जंतु है सबके अंदर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है। जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कोई भी है वो सबके अंदर ये प्रेजेंट होती है, यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो है जो हमारे पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ये रासायनिक पदार्थ की बनी होती है, जैसे फिनोल, पोटेशियम, फेरिसाइनाइड आदि की। और संश्लेषित की अगर मैं बात करूं, कृत्रिम की बात करूं मैं, जो कृत्रिम प्रकार की होती है तो वो किसकी बनी होती है, वो होती है हमारी सेलोफेन की बनी, ठीक है। अब ये एक सीट के जैसी होती है, यानी कि एक सीट जैसी होती है, जैसे हम एक कोई प्लास्टिक की सीट या जस्ट लाइक एज बोर्ड मान लीजिए, एक प्लास्टिक की सीट के आकार की होती है और जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, यानी छोटे छोटे, इसमें बहुत ज्यादा डीपी रंध्रों के समान छेद होते हैं, यानी छिद्र होते हैं बहुत ज्यादा, दैट वी कैन नॉट सी बाय नेकेड आईज, जिनको हम ऐसी आंखों से नहीं देख सकते, बिना नंगी आंखों से हम ऐसे देख नहीं सकते। ऐसे इसके अंदर क्या होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। और रंध्रों का एक नेटवर्क होता है जिनमें से होकर केवल विलायक के कण गुजरते हैं। सपोज ये मेरे पास एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली, इसके अंदर बहुत 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 छोटे हैं, एक मार्कर से बहुत बड़े बन गए। अब ये समझ लीजिए इस जितना ये मार्कर है इसके अंदर कम से कम 10-20 लाख स्टोमेटा लाइक स्ट्रक्चर होंगे, यानी रंध्र के जैसे छेद होंगे। अगर मैं बात करूं सपोज दैट इतने पोर्शन की, तो अगर इतनी बड़ी मेरे पास प्लाज्मा झिल्ली है तो उसके अंदर अरबों या खरबों छोटे छोटे छिद्र होंगे, जिनमें से केवल क्या मूव करेगा, ओनली वाटर, यानी कि विलायक बस। तो एग्जाम्पल के तौर पर ये समझ लीजिए इसमें ऐसे छोटे 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 छेद होते हैं और उन छेद के माध्यम से जल क्या होता है, गमन करता है अपना, ठीक है, यानी इधर उधर जाता है। तो बेसिकली इसके नीचे आप लिख दीजिए अर्धपारगम्य झिल्ली, यहाँ पे लिख दीजिए आप, ऐसी होती है बिल्कुल स्ट्रक्चर इसकी, यहाँ इसका नाम दे दीजिए अर्धपारगम्य झिल्ली। ये एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, बहुत बार आया है क्वेश्चन ये, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है। तो बस इतना सा आपको बोलना है कि जो ये एक प्रकार की झिल्ली होती है जो प्रत्येक जीव जंतु वनस्पति सबके अंदर होती है और ये अपने अंदर से केवल विलायक के कणों को ही गुजरने देती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली। या फिर आप ऐसे बोलते हैं ना कि प्रकृति में जैसे कुछ उदाहरणों में जल अंदर की तरफ जाता है पदार्थों के, कुछ में बाहर की तरफ जाता है, ये सब एक झिल्ली के द्वारा होता है और इसी झिल्ली को हम क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कोई ज्यादा बड़ी इश्यू तो नहीं है, तो दोनों डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है। इसका नाम दे दीजिए आप अर्धपारगम्य
झिल्ली, यानी कि जो डायग्राम निकल गया है ये पारगम में झिल्ली का है। अब बात करते हैं ओस्मोसिस की, यानी अब टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा परासरण। ठीक है, अब हम परासरण के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं इसको जो है वो रफली रफ कर देता हूँ। चलिए, अब मैं इसको यहाँ से जैसे रफ कर रहा हूँ, उसके बाद हम अगला जो टॉपिक है हमारा परासरण, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। परासरण भी अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, पूछ लेते हैं वो परासरण क्या होता है या परासरण दाब क्या होता है, ये कुछ इस तरीके से जो है क्वेश्चन करते हैं तो एग्जाम में। तो मैं लिख रहा हूँ परासरण, या चलिए ऊपर लिखा हुआ ही है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। अभी परासरण दाब की बात हम नहीं कर रहे, हम बात करेंगे खाली परासरण की, यानी ओस्मोसिस की। आपने सुना होगा द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू लो वाटर कंसंट्रेशन टू हाई वाटर कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, या द मूवमेंट रीजन थ्रू हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन, दैट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये सब आपने सुना होगा, जिसमें यानी कि दोनों तरफ का जो टेम्परेचर है वो इधर भी सेम रहता है, इधर भी सेम रहता है, पानी का कमान ना इधर होता है ना इधर, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हिंदी में शायद परासरी, संपरासरी, अल्परासरी कुछ ऐसा है, हम आगे इस पे बात करने वाले हैं। पहले बात करेंगे हम परासरण की, कि परासरण हमारे पास होता क्या है। देखिए, अब पहले मैं इसके बारे में कुछ चीजें लिख देता हूँ परासरण के। देखिए, परासरण के बारे में अगर मैं थोड़ा सा लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा इसके बारे में, ध्यान देंगे सभी बच्चे। देखिए, यदि किसी अर्धपारगम्य झिल्ली के, यदि किसी अर्धपारगम्य, ठीक है, यदि किसी अर्धपारगम्य झिल्ली के एक तरफ, यदि किसी अर्धपारगम्य झिल्ली के एक तरफ शुद्ध विलायक तथा दूसरी तरफ, एक तरफ शुद्ध विलायक तथा दूसरी तरफ, एक तरफ तो शुद्ध विलायक होगा और दूसरी तरफ विलयन को रखा जाए तो, ठीक है, विलयन को रखते हैं या रखा जाए तो, विलयन को रखा जाए तो अब देखना क्या कंडीशन बनेगी। विलायक के जो अणु हैं, ठीक है, तो विलायक के अणु, आपको पता होगा इसमें विलायक के अणु कौन से होंगे, बताओ। देखिए, एक तरफ तो हमने शुद्ध विलायक रख लिया, दूसरी तरफ हमने क्या रख दिया, शुद्ध विलयन रख दिया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास में जो ये विलायक के अणु हैं ये क्या करेंगे, गमन करेंगे, ठीक है। तो विलायक के क्या होगा, अणु अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, झिल्ली के द्वारा शुद्ध विलायक के जो कण है वो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलयन में पहुंचते हैं, ठीक है, विलयन में चले जाते हैं। ये बात मैंने आपको बताई, इसलिए मैंने ये बात आपको नोट भी करा दी, ठीक है। दोनों के समान सांद्रण उत्पन्न करने को जो है वो दोनों तरफ जो है कि विलय और विलायक दोनों का विलयन का जो सांद्रण है वो बराबर हो जाए, ठीक है। तो पहुंचने के बाद ये क्या करते हैं, दोनों ओर समान सांद्रण उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, तथा दोनों और समान सांद्रण उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, जब हमारे पास में ये जो एक तरफ तो मान लीजिए शुद्ध विलायक है, एक तरफ विलयन है, बीच में पारगम्य झिल्ली है, मैंने आपको बताया कि विलय के कण तो नहीं आएंगे, विलायक के कण जाएंगे, विलयन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो डायग्राम में आपको बताऊंगा, अच्छे से डीपली समझाऊंगा। तो जो हमारा विलायक है उसके कण जो अर्धपारगम्य झिल्ली के जो रंध्र है उनसे होते हुए कहाँ जाएंगे, विलयन में चले जाएंगे, और तब तक जाते रहेंगे जब तक इधर की कंसंट्रेशन और इधर की कंसंट्रेशन, यानी कि इधर की सांद्रता और इधर की सांद्रता जो है वो इक्विलिब्रियम में ना जाए, साम्यावस्था में ना जाए या बराबर ना हो जाए, तब तक वो मूव करते रहेंगे। लेकिन जैसे ही वो मूव कर रहे हैं, हम कोई बाहरी प्रेशर देकर अगर उसको रोकना चाहें
यानी कि ये परासरण हो रहा है। अगर विलायक के कण विलयन की तरफ जा रहे हैं तो ये कंडीशन क्या है, ये परासरण की कंडीशन है। लेकिन इस परासरण की कंडीशन को अगर हम नेचुरली तरीके से जब तक ये जाएंगे जब तक दोनों के जो है वो स्थानांतरण बराबर नहीं हो जाते। लेकिन अगर ऐसा करने से हम रोकेंगे तो हमें दाब लगाना पड़ेगा, और उसी दाब को बच्चे बोलते हैं परासरण दाब। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए इधर को जो है वो ये हमारे पास में मान लीजिए विलायक है, ठीक है बेटा, ध्यान से समझना। ये मेरे पास में विलयन है, ठीक है, इधर शुद्ध विलायक है मेरे पास में, इधर मेरे पास चीनी का पानी जो भी है वो विलयन है, किसी भी चीज का विलयन ले लीजिए आप। ये मेरे पास अर्धपारगम्य झिल्ली है बेटा, ये वाली, ठीक है। अब क्या होगा, विलायक के कण तेजी से क्या करेंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली में जाके टक्कर मारेंगे यहाँ पे, ठीक है, और छोटे छोटे छेद इसके हैं वो पानी को अपने अंदर ले लेंगे, एब्जॉर्ब करते रहेंगे। कब तक करते रहेंगे, जब तक विलयन का और इसका जो स्थानांतरण है वो इक्वल ना हो जाए, तब तक ये देखो यहाँ करते रहेंगे एडजस्ट से, यहाँ तक पहुंचे, यहाँ तक पहुंचे, यहाँ तक, इधर चले गए, इधर चले गए। मान लीजिए हमें कोई किसमिस वगैरह पड़ी वो फूल जाती है, लेकिन कंडीशन क्या होगी, एक लिमिट ऐसी आ जाएगी कि इधर की कॉन्सेंट्रेशन इधर की कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाएगी, यानी विलायक दोनों जगह बराबर हो जाएगा। उस कंडीशन में तब क्या होगा, वो अपने आप रुक जाएगा, ठीक है, ये प्रक्रिया अपने आप ही स्वतः रुक जाएगी। लेकिन अगर इस प्रक्रिया को रोकने के लिए हम इधर से फोर्स लगाएंगे, हाँ दीजिए, इधर से मेरे पास विलायक के कण आ रहे हैं इधर से, और इधर से मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो बेटा जितना फोर्स, ये तो परासरण हो रहा है ना, परासरण हो रहा है, इस पर दाब लगा रहा हूँ, उसको रोक रहा हूँ, भैया रुक जा, इधर मत आ, रुक जा, तो मैं जो भारी दाब इस पे लगा रहा हूँ बेटा उसको बोलेंगे परासरण दाब। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, परासरण दाब किसे कहते हैं। तो परासरण दाब तो ये हो गया जब कोई शुद्ध विलायक किसी विलयन में जाने का एक प्रयास करता है अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, यानी उसमें क्या होता है, परासरण होता है, परासरण के द्वारा वो ट्रांसपोर्ट करता है इधर से इधर। लेकिन उस परासरण को रोकने के लिए हम जो अतिरिक्त दाब लगाते हैं कि अभी रुक जा, अभी मत आ, ठीक है, हम इस अतिरिक्त दाब को बेटा क्या बोलते हैं, परासरण दाब, इसी को हम बोलते हैं परासरण दाब। यहां लिख रहा हूं मैं परासरण दाब। बहुत थोड़ा सा खेले, छोटा सा खेले, ज्यादा नहीं है। इधर से मैं चला, मेरे पास यहाँ कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, मैं घुसने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई रोक रहा है उधर से मुझ पे दाब लगा दिया या ऐसे रोक दिया, तो जो ताकत यूज हुई, जो दाब लगा, उसी को बोलते हैं परासरण दाब। एग्जैक्टली, बस इतना समझो, इससे ज्यादा नहीं। अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस कंडीशन में मेरे पास में होता क्या है, अब ध्यान देंगे सभी बच्चे इधर। अब इस चीज को फोकस करेंगे आप लोग, इसमें होगा क्या, देखिए, यदि अर्धपारगम्य झिल्ली के एक और सांद्रण वाला, मतलब एक और कम सांद्रण है, एक और अधिक सांद्रण है, यानी इधर सपोज कम सांद्रण है, इधर अधिक सांद्रण है, या इधर कम सांद्रण है, इधर अधिक सांद्रण है, कंसंट्रेशन गाढ़ेपन की मैं बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो क्या होगा, यदि अर्धपारगम्य झिल्ली के एक और कम सांद्रण वाला, ठीक है, और एक और अधिक सांद्रण वाला विलयन रखा जाए, तो विलायक के अणु कम सांद्र से ज्यादा वाले की तरफ चलेंगे, यानी कि विलायक के जो अणु है वो कम सांद्र से ज्यादा की तरफ चलेंगे, यानी जिधर कम है उधर से वो चलेंगे, जिधर ज्यादा है वो उधर जाएंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर जब ये चले जाते हैं तो दोनों ओर सांद्रण समान करने की कोशिश करते हैं, मैंने आपको बता दिया इस बात को। अब इसको हम फटाफट से डायग्राम के हेल्प से समझते हैं, मैं बोर्ड रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए लेना चाहें तो। चलिए अब इस चीज को हम अच्छे से समझते हैं। मैं एक डायग्राम आपके सामने यहाँ पे जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। बेटा ये कंटेनर है मेरे पास में, ठीक है, इस कंटेनर के बीच में मैंने क्या लगा दिया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए, मैं इसका नाम लिख रहा हूँ अर्धपारगम्य झिल्ली है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो मैं सिंपल यहाँ पे लिख रहा हूँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी ये क्या है, मेरी अर्धपारगम्य झिल्ली। एक बर्तन लिया, एक कंटेनर लिया, देखने के लिए कि क्या होता है, कैसे होता है। इसमें हम एक तरफ विलय लेंगे और एक तरफ क्या लेंगे, विलायक लेंगे, शुद्ध विलायक लेंगे। ये मेरे पास एक कंटेनर है यानी बर्तन है, इसके बीच में जो है मैंने ये प्लाज्मा झिल्ली लगा दी, सॉरी यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को इसमें मैंने लगा दी। अब इसके एक तरफ हम क्या लेंगे, विलय और विलायक, यानी जो एक तरफ सॉरी विलय लेंगे, तब एक तरफ क्या लेंगे हम जो है विलायक लेंगे। देखिए ये इतना, ये जो ग्रीन कलर का है, सॉरी ये जो ब्लैक कलर का है मैं लिख दूंगा, आप समझ लेना इसको। इधर विलायक के कण, ध्यान देंगे सभी बच्चे, ये जो बॉल से मैंने ब्लैक से डिनोट करा है, ये मेरे पास विलायक है, ठीक है, क्या है, विलायक के कण।
विलायक के कण, ये जो गोले वाले हैं, ठीक है। अब मेरे पास ये क्या है इधर, विलयन। अब जो ब्लू से मैं टिक कर रहा हूं, यानी ब्लू से मैं, ये विले हैं, जो ब्लू वाला है बेटा वो विले है। ये विले हैं। और ये जो ब्लैक मैंने लाइन बनाई है, ये वाली लंबी लंबी, ये मेरे पास में क्या है, देखिए ये मेरे पास में क्या है इधर, यहाँ पे जल यानी विलियन है। ये मेरे पास में विलियन है, ठीक है। इधर मेरे पास में ये विलियन है, इधर मेरे पास में विलायक है। अब होगा क्या, ये मेरे पास में यहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है बीच में। अब मैंने आपको बताया था कि सांद्रण के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था, पीछे जो लाइन लिखी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि बेटा जो इसमें क्या होता है, तो विलायक के अणु कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन की तरफ जाते हैं, ठीक है, कम से अधिक की तरफ जाएंगे। ध्यान देंगे फिर से आप सभी, इसमें जो कम सांद्रण वाला विलयन है, जो कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर जाएंगे, ठीक है। अब कम सांद्रण किसका है बेटा, विलायक का, ठीक है। कम सांद्रण किसका है, विलायक का, कम सांद्रण इस कंटेनर का, इस साइड का। अधिक सांद्रण किधर है, इधर, अधिक सांद्रण इधर की साइड का। तो कण इधर से इधर को चलेंगे, और वो चलेंगे कैसे, देखिए मैं ब्लैक डॉटेड लाइन से करता हूं। देखिए इसमें क्या है मेरे पास में, जो इसमें ये पूरा मेरे पास एक विलयन है, ठीक है, पूरा का पूरा। और इसमें मैं क्या करता हूं, इसमें जो मेरे पास ये जो ब्लू डॉटेड है, यानी कि जो ब्लू वाले हैं, ये वाले, ये जो ब्लू वाले हैं, ये मेरे पास क्या है, विले, विले के कण, क्या है ये, विले के कण। अब ये जो ब्लैक डॉटेड वाले हैं, ये ब्लैक वाले, इनको मैं फिल कर देता हूं ऐसे, ये क्या है, विलायक के कण, ठीक है, इनको मैं भर देता हूं। अब समझ गए होंगे देख के, जो ब्लैक है और जो फिल हो रखे हैं वो क्या है, वो विलायक के कण। तो विलायक के कण यहाँ आएंगे, कहाँ आए, यहाँ। इस पे फोर्स लगाया इन्होंने, एक बहुत जोरदार फोर्स, यानी इधर जाने के लिए। ये इससे क्या करेंगे, टकराएंगे। अब इसमें क्या होगा, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो इसकी थोड़ी थोड़ी सी मात्रा इधर आने लगती है, यानी इधर। अब देखना, अभी तक तो यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन जब यहाँ विलायक के भी कण आए, ये दिखाई दे रहे हैं आपको, मैं ब्लैक डॉट कर रहा हूँ फिल से, इनको भर रहा हूँ। फिल से जो मैंने ये फिल से किए हुए हैं, इनको आप समझ में रहे हैं क्या, हमारे विलायक के कण। इसको भी मैं लिख रहा हूँ, विलायक के कण। अब मेरे पास में क्या हुआ, इसमें यही बताया है कि जो विलायक के कण हैं ये क्या करेंगे, कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की तरफ जाएंगे। इधर का सांद्रण जो है वो कम है और इधर का जो सांद्रण है वो अधिक है, और इसको हम नाम दे देंगे अर्धपारगम्य झिल्ली का, अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है बेटा। अब इस पूरे प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, इस पूरे प्रोसेस को हम नाम देंगे परासरण, यानी परासरण हो रहा है यहां से यहां। विलायक के कण कम सांद्रण से अधिक की तरफ जा रहे हैं, तो बेटा क्या हो रहा है, परासरण हो रहा है, परासरण। अब एक बात आप नोट करिएगा, इस परासरण को रोकने के लिए जब मैं इधर से फोर्स लगाऊंगा, यानी कोई बाहरी दाब लगाऊंगा, इस जो विलायक के जो गमन है, कण इधर आ रहे हैं, इनको रोकने के लिए जब मैं इधर से कोई दाब लगाऊंगा, उसको हम बोलेंगे परासरण दाब। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फट से। अब आप लोग जो है हेडिंग बनाइए परासरण, एक हेडिंग बना लीजिए आप लोग बड़ी सी करके, परासरण। इसके बारे में ये उसमें लिखेंगे, यहाँ हेडिंग बना लीजिए परासरण। अगर एग्जाम में आया कि परासरण किसे कहते हैं या व्हाट इज ऑस्मोसिस, तो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि परासरण किसे कहते हैं, सिंपल वे में, ठीक है। तो फटाफट लिखिए आप लोग, वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु
वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर गमन करते हैं, या कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर जाते हैं। लिखिए फटाफट, अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर जाते हैं, और ये किसके द्वारा जाएंगे? सेमी परमेबल यानी अतिपारगम्य झिल्ली के द्वारा। तो इसमें लिखिए, वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के कण सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कम सांद्रण से अधिक सांद्रण वाले विलयन की तरफ जाते हैं, तो इस क्रिया को परासरण कहते हैं। ठीक है, इस क्रिया को परासरण कहते हैं। इसके लिए अगर आप डायग्राम और चाहें तो मैं आपको और डायग्राम के उदाहरण में दे सकता हूं। देखिए, उसमें हम कैसा देंगे, लिख लीजिए। पहले मैं इसको बोर्ड को रफ कर देता हूँ, फिर मैं इसके कुछ एक दो उदाहरण आपको और देता हूँ, यानी किशमिश वगैरह का या अंडे वगैरह का जो मैंने आपको बताया था वो भी मैं आपको इसमें दे देता हूँ, ताकि आप जो है वो भूले ना कोई तो इवन आपके एग्जाम तक जो है वो याद रखें। ठीक है, अब देखिए मैं 2 कंटेनर यहाँ पे बनाऊंगा, झट से बना देता हूँ जल्दी, इस बार लेट नहीं करूँगा बिल्कुल। देखिए मैं 2 कंटेनर आपके लिए यहाँ पे बना देता हूँ, एक कंटेनर मेरा ये और एक कंटेनर मेरा। ठीक है, अब मैं इन कंटेनर का करूँगा क्या, देखिए इसमें हम क्या करते हैं, पहला परासरण के बाद आप साइज देखना, परासरण के बाद आप अंडे का साइज देखना। ठीक है, तो कंटेनर के बीच में थोड़ा ध्यान दे देता हूँ, क्योंकि बीच में मुझे कुछ मैटर भी लिखना पड़ेगा इसमें। ये मेरे पास एक कंटेनर है और ये मेरे पास चलिए एक दूसरा कंटेनर है। अब हम क्या करेंगे, अब एक मेरे पास में जो दोनों कंटेनर में मैंने फट से जल ले लिया, इसमें भी। ठीक है, इसमें ये जो पूरा कंटेनर है, ये मेरे पास एक एग है, अंडा। क्या है? अंडा। अब ये जो अंडा है वो रियल साइज अंडे का ये है मेरे पास, जो मैंने ब्लैक से डिनोट किया है, आपको ध्यान देंगे सभी बच्चे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, दूसरी ओर भी एक विलियन लूंगा इधर, यहां भी मेरे पास एक विलियन है। इसमें क्या है मेरे पास, इसमें भी मेरे पास एक अंडा है। क्या? अंडा और एग। तो जो अंडे मेरे पास है, एक तरफ तो मेरे पास है, यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ लिख देता हूं मैं, परासरण के बाद दोनों में क्या चेंजेस होंगे, मैं लिख देता हूं परासरण के बाद। देखिए ये मेरे पास है, इस कंटेनर में क्या है मेरे पास, आसुत जल यानी शुद्ध जल, आसुत जल। और इधर कंटेनर में मेरे पास क्या है, नमक का संतृप्त विलयन। क्या है? नमक का संतृप्त विलयन बोल दो या विलयन बोल दीजिए, नमक का विलयन। जब दोनों में परासरण होगा, यानी इसमें भी परासरण होगा और इसमें भी। ये मेरे पास में एक रियल अंडा था, लेकिन बेटा जब इसमें परासरण हुआ तो क्या हुआ, जो बाहर बीकर के अंदर ये ब्लू सा जल है वो कहीं ना कहीं अंडे के अंदर चला गया, और अंडा जो है, अभी अंडे का इतना साइज है, अंडा जो है वो बड़ा हो गया। यानी जब इसके अंदर जल चला गया तो ये अंडे का जो साइज है, जो मैं ब्लू कर रहा हूं अभी, ये अंडा मेरा पहले ब्लैक में था यानी छोटा था, और जब इसके अंदर परासरण हुआ तो ये अंडा मेरा स्वेल हो गया यानी कि फूल गया। लेकिन यही कंडीशन मैं करता हूं इस अंडे के साथ में। यहाँ मेरे पास क्या है, नमक है, मतलब नमक का पानी है, और ये मैंने जो है वो पानी में बीकर में क्या कर दिया, अंडा डाल दिया। सपोज करिए मैं कोशिश करता हूँ अंडे की शेप बनाऊं, ये अंडा है। ठीक है, अब मेरे पास एक कंडीशन में क्या था, परासरण के बाद की दोनों घटनाएं, यानी परासरण होने के बाद यहाँ क्या हुआ, परासरण होने के बाद यहाँ क्या हुआ। तो जो मेरे पास ये वाला अंडा है, इसमें क्या होगा, जब ये नमक के पानी में पड़ा रहेगा तो भी अंडे का साइज ये है जो आपको एक्चुअली दिखाई दे रहा है। लेकिन जब 1 दिन 2 दिन के बाद हम अंडा देखेंगे तो अंडे का साइज क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। ध्यान देंगे आप सभी, पहले अंडा इतना था, अब अंडा और छोटा हो गया, क्योंकि अंडे के अंदर से क्या है, जो है वो चीजें या मटेरियल जो है वो बाहर विलयन में आ गया, नमक के पानी में। यानी अंडे के अंदर से जो भी मटेरियल निकला है वो कहाँ गया, नमक के पानी में। और सिंपल जल की बात करूं, पहले अंडा छोटा था, लेकिन पानी से क्या चला गया अंडे के अंदर, मटेरियल। यानी इसमें तो सांद्रण बाहर से अंदर की तरफ हुआ है, इसमें अंदर से बाहर की तरफ हुआ है। परासरण को समझो आप, परासरण दोनों में हुआ है। इसमें क्या हुआ है, बाहर से अंदर की तरफ हुआ है, तभी तो फूला है। और इसमें अंदर से क्या हुआ है, बाहर से हुआ है। ठीक है, तो इस कंडीशन में अब हम क्या करेंगे,
हम ये अंडे का आकार है, यानी परासरण के बाद आकार अंडे का, परासरण के बाद अंडे का आकार। देखिए परासरण के बाद इसमें क्या हुआ, यहाँ पे तो फूल गया, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो नहीं फूला, तो एक अंडे का सामान्य आकार लेता हूं मैं, अंडे का सामान्य आकार। ध्यान देंगे पहले अंडे का सामान्य आकार ये था, और इस कंडीशन में पहले अंडे का सामान्य आकार ये था। ध्यान देंगे पहले अंडा मोटा था, बाद में छोटा हो गया, यहाँ पहले अंडा छोटा था, बाद में मोटा हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं मीडियम का फर्क पड़ा है, आसुत जल का और नमक के विलयन का। कुल मिला के बात ये है। तो परासरण के बाद यहाँ तो देखिए जो यहाँ से जल बाहर से अंदर की तरफ गया, और यहाँ क्या हुआ, जो जल था विलयन था वो मतलब उसमें क्या हुआ, वो अंडे के अंदर से ही और उसने मटेरियल को खींच लिया बाहर। तो इसमें सांद्रण देखिए यहाँ ऐसा क्यों हुआ, यहाँ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अंडे के भीतर सांद्रण अधिक है। क्या है, इस पहले ये दो केस है, केस वन, केस टू, केस टू। इसमें क्या है, अंडे के भीतर सांद्रण, अंडे के भीतर कैसा होगा, सांद्रण अधिक होगा, अधिक होगा, ये केस वन है। केस टू में अंडे के अंदर सांद्रण कैसा है, कम है, अंडे के अंदर सांद्रण कम होगा, कम होगा, दैट इज केस सेकेंड। इसको आप पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ दो चीजें। देखिए क्या है, यहाँ मीडियम देखिए, यहाँ बाहर क्या है, शुद्ध विलायक, यहाँ बाहर क्या है, अशुद्ध विलायक। इस चीज का भी प्रकृति मतलब अंडे के जो फिजिकल स्टेट पर फर्क पड़ा है। देखिए आसुत जल में अंडा रखा अंडा क्या है, कुछ समय के बाद स्वैलअप हो जाता है, फूल जाता है। इसका कारण यह है कि अंडे के भीतर का जो सांद्रण है वो अधिक है। क्या है, अंडे के भीतर का जो सांद्रण है, मैंने लिख दिया है आपके लिए, वो अधिक है। जबकि इस कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास में सांद्रण अधिक से मतलब क्या है, और बाहर शुद्ध विलायक है। इस कंडीशन में हमारे पास में देखिए क्या होता है, इस कंडीशन में होता है हमारे पास में जो अंडे जो है, ये वाला जो पहला केस है, पहले केस को देखेंगे आप, इसमें क्या होगा, तथा बाहर क्या था, शुद्ध विलायक। तो जल से जो और जल के अणु हैं वो अंडे के भीतर क्या है, प्रवेश करते हैं। जल के जो अणु हैं बाहर इस वाले मीडियम से वो कहाँ जाते हैं, अंडे के अंदर जाते हैं। लेकिन सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक का जो विलयन है, इस कंडीशन में क्या होगा, जो ये नमक का विलयन है, यानी उसमें तो क्या अणु जो है वो बाहर से अंदर की तरफ चले गए। इसमें क्या होगा, यहाँ देखिए सोडियम क्लोराइड के संतृप्त विलयन में रखा अंडा कुछ समय बाद सिकुड़ जाता है। इसका कारण यह है कि अंडे के बाहर जो है वो सांद्रण अधिक है। अंडे के जो बाहर है, अंडे के बाहर होगा, और इसमें अंडे के अंदर होगा, अंडे के भीतर और अंडे के जो बाहर, यानी अंडे के बाहर यहाँ अधिक सांद्रण है, यहाँ कम सांद्रण है, ठीक है। तो ये चीज आप जो है वो नोट कर लेना। इसका कारण यह है कि सेकंड केस में अंडे के बाहर अधिक सांद्रण है। परासरण की क्रिया में विलायक, मैंने आपको बताया था कि परासरण की जो प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है, हमारा जो विलायक होते हैं वो कम सांद्र से अधिक की तरफ जाते हैं, ठीक है। और इसलिए क्या होता है, जल जो है, जल के अणु अंडे के भीतर से क्या होते हैं, वो निकल जाते हैं। इस कंडीशन में जो जल के अणु ऑलरेडी अंडे के भीतर है वो निकल जाते हैं, और इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो अंडा है वो सिकुड़ जाता है, ठीक है। अंडे के आयतन में जो है वो एक कमी हो जाएगी, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए परासरण दाब, इसको आप अच्छे से समझ लेना। इसमें यहाँ का जो कंसंट्रेशन है, ये वाली जो कंटेनर के यहाँ है, इसका सांद्रण क्या है, अधिक है, इसका कम है। तो कम से ज्यादा की तरफ तो चलता है वो, तो इधर से इधर को चला गया वो, ठीक है। यहाँ का सांद्रण जो है वो इसमें जो कम होगा इसमें अधिक होगा। तो इसको आप पहले नोट कर लेंगे एक बार, ठीक है। फटाफट इसको नोट करिए, फिर अगला मैं डालता हूँ परासरण दाब की बात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट है आपका परासरण दाब। सबसे पहले अगर मैं बात करूं परासरण दाब की परिभाषा की, तो परासरण दाब की परिभाषा हमारे पास में क्या होती है, देखिए परासरण में विलायक का प्रवाह जो परासरण में होता है, जो कंडीशन होती है मैंने आपको बताया है, तो उसी के बारे में लिख देता हूं मैं। परासरण की क्रिया में, परासरण की क्रिया में, इधर ध्यान देंगे, परासरण की क्रिया में विलायक का प्रवाह, ठीक है, विलायक का प्रवाह यानी गमन,
प्रवाह एसपीएम यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा परासरण की क्रिया में विलायक का प्रवाह अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा कम विलयन से अधिक सांद्र विलयन की तरफ होता है। ठीक है, कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की तरफ होता है, सांद्र विलयन की तरफ होता है। दो चीजें ये तो आपको सुबह से मैंने बता ही दिया है। ठीक है, तो इस विलयन को अतिरिक्त दाब लगाकर रोका जा सकता है। अगर वो अपने आप नहीं रुकता, मतलब अपने आप तो एक स्टेज पर रुक जाएगा, तो इस परासरण क्रिया को अगर बीच में ही रोकना चाहे तो अतिरिक्त दाब लगाकर रोका जा सकता है। ध्यान देंगे, अब क्या होगा, इस प्रवाह को इस प्रवाह के विलयन को अतिरिक्त दाब लगाकर रोका जा सकता है। और यह जो अतिरिक्त दाब है, यह अतिरिक्त दाब जो अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा, ठीक है, इसमें आगे लिख लीजिए आप, यह अतिरिक्त दाब जो अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के प्रवाह को रोकता है, यानी जाने से रोकता है, विलायक के प्रवाह को विलयन में जाने से रोकता है। ये लिख लीजिए आप, विलयन में जाने से रोकता है। यही अतिरिक्त दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन, परासरण दाब कहलाता है। इसको आप पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, कुछ इसके प्रयोग हैं, उनको कुछ प्रयोग के आधार पर जो है वो देखा गया है, इसको नोटिस जो किया गया है। चलिए, यहाँ पे आपके लिए एक डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से जो है इस डायग्राम को आप लोग जो है वो देख लेंगे, इसके द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे इसको, ये पूरा प्रोसेस क्या मामला है ये। ठीक है, तो चलिए, ये इस तरीके का आप लोग जो है वो एक डायग्राम बना लीजिए। यहाँ मैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा देता हूँ, यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है, ये मैंने दो कंटेनर बना लिए, एक तरफ सॉल्यूशन एक तरफ सॉल्वेंट है, यानी एक तरफ मेरा विलयन है, विलयन या सॉल्वेंट, इधर क्या है मेरा सॉल्यूशन है इधर मेरा, इधर क्या है मेरा सॉल्वेंट है यानी विलायक है। और ये मेरे पास क्या है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसका नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ एसपीएम, इसका नाम मैंने क्या लिखा है, एसपीएम, यानी मेरे पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। इधर क्या है, ये विलायक है, इधर क्या है, ये विलयन है। ध्यान देंगे, एक तरफ विलयन है, एक तरफ मेरा विलायक है। ठीक है, क्या होगा, वो चीज जो है आप समझने की कोशिश करेंगे। एरो के निशान मैंने क्यों लगाए वो मैं बात बताऊंगा आपको भी। इसका मैं नाम लिख देता हूँ अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली, अभी इतना नोट कर लीजिए बस आप। ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से कि ये मैंने चित्र जो बनाया है वो क्यों बनाया है। इसमें एक चीज रह गई, हमने इनको जो है वो जो हमारे पास जो दो ये बोतल टाइप स्ट्रक्चर है यानी जो कंटेनर है इनको बंद कर देते हैं। यहाँ से मैंने इसको बंद कर दिया कॉर्क की हेल्प से।
इधर भी मैं क्या करूंगा, इधर भी मैं बंद कर दूंगा, ठीक है, पिस्टन लगा दूंगा इधर। इधर भी मैंने क्या किया, ये जो है इधर भी मैंने पूरा जो है वो एरिया कवर्ड कर दिया, बंद कर दिया इधर भी। अब इसमें से हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे, इसमें सिर्फ आपको समझना है ये, ठीक है। देखिए इन दोनों जो चित्र हैं, एक अर्धपारगम्य झिल्ली को दो भागों में बांट दिया हमने, यानी एक कंटेनर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, बीच में क्या लगा देंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी। तो अब ये अर्धपारगम्य झिल्ली क्या काम करेगी, देखिए इन दोनों भागों को चित्रानुसार में ऊपर पिस्टन लगा देंगे, जो चित्र में यहाँ से बंद कर दिया, यानी कि पिस्टन लगा के हमने बंद कर दिया, ठीक है। इनमें एक भाग विलयन का, दूसरा भाग विलायक का भर दिया, ये विलयन का और दूसरा क्या कर दिया, विलायक का भर दिया। परासरण की क्रिया जो है वो प्रारंभ होते ही विलयन वाला जो पिस्टन है वो ऊपर उठने लगता है, ठीक है। यानी कि ध्यान देंगे सभी बच्चे, मैंने चित्र में थोड़ा सा इसमें डायग्राम में चेंजेस किया, इधर विलायक कर दिया, उधर मैंने विलयन कर दिया। देखिए पिस्टन इसमें भी लगा है, इसमें भी लगा है। आपको पता है कि जो परासरण की क्रिया होती है उसमें विलायक के कण विलयन की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो भैया जब विलायक के कण विलयन की तरफ जाएंगे, मान लीजिए यहाँ से कण क्या निकलेंगे, ये जो ब्लू एरो है वो विलायक के कण है, वो इधर आएंगे, ठीक है, इधर आएंगे। यानी जब इधर से इधर आएंगे तो ये चारों दीवारों पर क्या है वो जोर लगाएंगे, यानी इधर भी इधर से हम एंट्री ले रहे हैं, ठीक है, ले रहे हैं। जब यहाँ तक लेंगे ये भरेगा, इसकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ेगी। तो इस सॉल्यूशन में क्या है, ऊपर की ओर एक जो ये ऊपर एरो दिख रहे हैं, ये ऊपर की तरफ प्रेशर करेंगे, ठीक है। यानी कि विलायक के कण जब विलयन में जाएंगे तो ये विलयन क्या है, ऊपर उठने लगेगा, जो उधर की साइड का है। इस क्रिया को रोकने के लिए इतना बाहरी दाब पिस्टन पर उत्पन्न किया जाता है। यानी कि देख लीजिए, अब ये जो पिस्टन है मेरा, सपोज करिए पहले मेरा ये पिस्टन यहाँ पर था, ठीक है, यानी कॉर्क जब नीचे से प्रेशर पड़ा, उधर से विलायक के कण विलयन में आए, ये कॉर्क सरक के कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। यानी पहले यहाँ था, फिर यहाँ गया। अब मुझे लगा कि तो खुलने वाले, तो मैंने इसको क्या कर दिया, ऊपर से नीचे को दबा दिया बेटा, ठीक है। ध्यान दीजिए, जब मैंने इस चीज को किसी चीज के द्वारा ऊपर से फोर्स करके नीचे को किया, यानी कि परासरण जो हो रहा है, इसको मैं दाब लगाकर क्या कर रहा हूं, मैं इस चीज को लेके यहाँ से यहाँ आ गया, मैंने नीचे को दाब लगा दिया, तो ये कण क्या है, जो नीचे मुड़ जाएंगे सारे वापिस, यानी कि ये बैक हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। और बैक जब ये यहाँ से हो जाएंगे तो यहाँ ये मना कर देंगे कि भैया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को, कि हम ऑलरेडी इतने हो गए हैं, हम पे इतना दाब ऊपर से लग गया है कि आप इधर से और कण मत लीजिए, इधर से और विलायक अपने अंदर मत लीजिए। तो जितना ज्यादा यहाँ से दाब लगाएंगे ये होगा आपका परासरण दाब। और परासरण की क्रिया को रोकने के लिए इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, ये भी बनेगी, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जितना भारी आधिक्य दाब हम लगाते हैं परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, वही परासरण दाब कहलाता है। यानी कि इधर से फिर से सुनिए, विलायक के कण विलयन में आए, ये विलयन का जो पिस्टन है, इस वाले ये वाले पिस्टन ऊपर उठे। अब इन पिस्टन को मैंने ऊपर से नीचे जो फोर्स किया, और जब नीचे ये चीज मुड़े तो इधर से क्या परासरण की क्रिया होनी बंद हो गई। तो ये परासरण दाब के जो है वो डेफिनेशन थी। तो अब अगर इसकी दूसरा आप समझना चाहें तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं इसको। देखिए परासरण की दूसरी परिभाषा क्या होगी, विलयन पर लगाया गया वह आधिक्य दाब, यानी कि जो विलयन है मेरा, विलयन वाले जो पिस्टन है ये वाले, तो विलयन पर लगाया गया आधिक्य दाब या यांत्रिक दाब जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा परासरण को रोकने के लिए आवश्यक हो, विलयन का परासरण दाब कहलाता है, ठीक है। और परासरण दाब को पाई से डिनोट करते हैं, ये चीज अब मोस्ट इंपोर्टेंट निकल गया है। परासरण दाब को हम, इंक भी इसमें कमी है भाई, चलिए ब्लैक से कर देता हूँ। परासरण दाब को हम पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है, किससे, पाई से। अब हम पढ़ेंगे परासरण दाब के नियम, ठीक है। इसके 2 या 3 नियम है, ये 2-3 नियम है, जितने भी हैं अभी हम देखेंगे कि अब परासरण दाब के जो हमारे पास में नियम है वो कौन कौन से हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है हमारे पास में, तनु विलयनों में जो तनु विलयन होते हैं हमारे, अणुओं का व्यवहार ठीक इसी तरीके का होता है जैसे गैस में अणुओं का व्यवहार होता है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ वैज्ञानिकों ने अपने नियम दिए हैं, ठीक है। परासरण दाब को पहली तो बात हम पाई से डिनोट करेंगे, किससे, परासरण दाब, या ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं पाई, ठीक है। अब बात परासरण दाब की,